नमस्कार दोस्तों, मैं जनरल नलिन तलवार, नेशनल स्पोक्सपर्सन साबका सैनिक संघर्ष कमेटी। आज फिर आप लोगों के सामने हूँ। कारण यही है कि एक इम्पोर्टेंट खबर और आ गई है और इसके बारे में जानकारी आप लोगों को देना और धरने का आगे क्या होगा, कैसे होगा, उसके बारे में जानकारी देना। इसलिए मैं आज आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ। तो साथियों, आप लोगों को सबको तकरीबन ज्ञात होगा कि आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक लेटर निकाल दिया गया है उनके जॉइंट डायरेक्टर मीडिया ने कि कल दोपहर 3 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसके लिए कि खाने का टाइम जो है 1:30 बजे से लंच शुरू हो जाएगा। और लंच तभी दिया जाता है क्योंकि अभी आगे बहुत लंबी चलेगी वो प्रेस वार्ता, और उसके अंदर पूरा इलेक्शन के कितने फेजेस होंगे, किस प्रकार से किए जाएंगे, फोर्सेस कैसे मूव होंगी, कहाँ से कहाँ जाएंगी, जो भी छोटी से छोटी डिटेल है इलेक्शंस के लिए, उसके बारे में पूरे देश को बहुत ही विस्तार से बताया जाएगा। और जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट शुरू हो जाएगा तो हम लोगों को भी हटना पड़ेगा। इसके कारण 2 हैं, एक नहीं। एक तो है कि कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा तो सारी की सारी जो कानून व्यवस्था और हर चीज है देश के अंदर वो इलेक्शन कमीशन के अंडर आ जाएगी। बाकी सरकार जो चल रही है वो कोई बड़े डिसीजंस, जैसे अभी पीछे चल रहा था कि जहां देखो वहीं पत्थर लगा के एम्स बना दो, कहीं पत्थर लगा के कुछ बना दो। जो 5 साल पहले पत्थर लगाए थे वहां पर दूसरी ईंट नहीं लगी है, उसके बाद वहीं के वहीं है। और ये हर 5 साल बाद होता है। ये कोई ऐसा नहीं कि ये सरकार कर रही है, हर सरकार का यही ड्रामा होता है और पहले से चला आ रहा है। ये मतलब नया बिल्कुल भी नहीं है, पहले से चला आ रहा है। चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा यहाँ पे, मैंने यहाँ भी इस सरकार का नाम लिया है। तो किसी भी पार्टी की सरकार चल रही हो, ये ड्रामा हर बार होता है। लोगों को लुभाने जो है वो पोस्टिंग्स देनी, लोगों को लुभाने के लिए नई नई स्कीमों का ऐलान करना, जो कि इलेक्शन खत्म होने के बाद फिर सिर्फ लोग पूछते रहेंगे। जब नेता ही नहीं मिलते, जो MP, MLA, MP वगैरह चुन के आते हैं, उनसे मिलना मुश्किल हो जाता है, तो बाकी की बातें कहाँ से होंगी। तो 3 बजे से शुरू होगी, लंबी चौड़ी वार्ता होगी। और मेरा खास आने का मतलब यही है कि पत्र तो ये है, शायद उल्टा नजर आ रहा है इसमें, मेरे पीछे कंप्यूटर के अंदर भी वही पत्र खुला हुआ है। देखता हूँ लाइट बंद करने से नहीं, तो इसके अंदर यही लिखा है कि जनरल लोकसभा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू अनाउंस शेड्यूल ऑफ जनरल इलेक्शंस टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव। मतलब जो भी राज्यों के इलेक्शन होने हैं और जो देश के लिए संसद के चुनाव होने हैं, उनकी घोषणा के लिए कल 3 बजे से पहले लंच 1:30 बजे से, और उसके बाद इलेक्शन की डिटेल्स बताई जाएंगी। तो भाइयों, अब बात आती है हमारे धरने की। धरने की जहां बात आती है साथियों, तो ये चीज हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमारा धरना खत्म नहीं होगा, ये चल रहा है, चलता रहेगा। लेकिन अब चुनावों का महाउत्सव शुरू होने वाला है, तो इस महाउत्सव में भारत का नागरिक होने के नाते हमारी ये पहली ड्यूटी बनती है कि हम भी इसमें भाग लें और बढ़ चढ़कर भाग लें। और अपने जो हमने अनाउंस किया हुआ है कि हमारे साथी जो हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे हमारे साबका से, सिर्फ 2 स्थानों पर। और वो भी इसलिए कि ये 2 व्यक्ति हैं जो जवानों के लिए कुछ कर सकते थे। अगर ये अपना हाथ हिलाते, अपनी कलम हिलाते, तो जवानों के लिए ये काफ़ी कुछ कर सकते थे। क्योंकि हमारी मांगे नाजायज़ नहीं हैं, जायज़ हैं। ये बात अब आप लोगों को भी समझ आनी शुरू होगी, क्योंकि हम 1 साल से 3 जजों की कमेटी ही मांग रहे हैं 20 फरवरी से, कि हमें 3 जजों की, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की कमेटी दी जाए। लेकिन क्योंकि सरकार जानती है
पिछली बार ये कर चुके हैं वन मैन कमीशन के अंदर, वहाँ भी उन्होंने हमारी मांगों को सही जायज़ ठहराया, लेकिन 6 साल तक उसे जो है उस रिपोर्ट को टेबल के नीचे रखा इन लोगों ने, आगे नहीं आने दिया, किसी को पता नहीं लगने दिया, और पता नहीं कहाँ CDA वगैरह कहीं से लीक करवाई गई वो रिपोर्ट, किसी को दी गई वहाँ से। ये तो रही हमारी धरने की बात। अब आती है बात कि धरना अगर बंद नहीं कर रहे तो क्या करेंगे, इलेक्शन में भी भाग लेना है, तो इसलिए धरने को हम डीप फ्रीज में डालेंगे, यानी कि हम कुछ समय के लिए धरने को उठाएंगे। जैसे जिस दिन से आचार संहिता लगेगी, हम लोग जो है अपना धरना बंद समाप्त करके और पूरा का पूरा इलेक्शन मोड में आ जाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने तय किया हुआ है, पहले हम राष्ट्रपति महोदया, प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री को लिख चुके हैं कि जहाँ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होंगे वहाँ से हमारे जो प्रधान हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के वयोवृद्ध सूबेदार प्रगट सिंह जी, वो उनके अगेंस्ट खड़े होंगे। और दूसरे आते हैं हमारे रक्षा मंत्री जी, तो जहाँ से वो खड़े होंगे वहाँ से हमारे जनरल सेक्रेटरी वार इंजरी हैं, वार डिसेबल्ड हैं, और नायक हरवाल सिंह जी वो खड़े होंगे, और हम लोग पूरा का पूरा उसी मोड में उतर जाएंगे। और इन सब बातों के साथ एक बात और आती है कि हमें ऐसा इतना क्यों करना पड़ा, ये सब कुछ क्यों हुआ, क्या सरकार, क्योंकि मेन चीज़ आती है कि सरकार के ऊपर दबाव नहीं होता। अगर कोई 3 जजेस की कमेटी बैठ के भी कोई डिसीजन लेती है, ये सरकार को निर्णय लेना होता है कि वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, या उसको ठंडे बस्ते में डाल के रखेंगे, या उसको नीचे एकदम ही गायब कर देंगे, जैसे कि वन मैन कमीशन के उसमें किया गया। मगर ये सरकार जानती थी कि वो दबाव इतना ज़्यादा पड़ेगा इनके ऊपर, क्योंकि जायज़ मांगे हैं, नाजायज़ नहीं है। और इन्होंने जो कुछ किया है इन 10 सालों में, वो इन्हें एक अच्छी सरकार को, जहां प्रधानमंत्री कभी खुद को चौकीदार कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, अभी शायद कुछ परिवार चल रहा है, तो इनको शोभा नहीं देता दोनों को कि जवानों के साथ आप खुद प्रधानमंत्री कहते हैं मैं चाय बेचता था, गरीब घर से हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन गरीबों से ही दुश्मनी, जवानों के साथ ही बैर है। वहाँ 15 अगस्त, 26 जनवरी, दिवाली, ये वो क्या क्या है, जहाँ पहुँच जाते हैं कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म डाल के, सर्विस की हैट डाल के, मैं एनसीसी में था, मैं एनसीसी का शौकीन था, मुझे फौज में भर्ती होना था, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। शायद सपने होंगे, अपने सपने सबको बताते हैं, और क्योंकि किया तो इन्होंने कुछ भी नहीं है। अफसरों के लिए इनकी कलम बड़ी तेजी से चलती है, बहुत तेजी से चलती है। उसका एक कारण भी है, उस कलम के चलने का एक बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण है यह कि जो सेना में इस समय वो 10-10, 20-20, 25-25 किलो पीतल लाद के घूम रहे हैं, कल को उन्होंने भी हमारे साथ ही आके खड़े होना है। उनको अपना आगे का भविष्य नजर आता है कि आज जो अफसर रिटायर्ड अफसर डिमांड कर रहे हैं, उसको अप्रूव कराने के लिए वो लोग अपना दबाव डालते हैं सरकार के ऊपर, वो लोग अपना पूरा का पूरा दबाव सरकार के ऊपर डालते हैं, और इसी कारण सरकार झुकती है। जैसे 2003 में, माफ कीजिएगा, 2014 में इन्होंने इलेक्शन जीत के आए, इन्होंने प्रॉमिस किया, इन्होंने अधिकारियों को और रुपये दे दिए जिनका बनता ही नहीं है। 2019 के जब चुनाव आए, उससे पहले 2017 में पे कमीशन आ गया था, उसमें अफसर्स का राशन काटा गया, ये वो जो कुछ भी किया गया, इन्होंने पहले तो अधिकारियों ने पे कमीशन एक्सेप्ट ही नहीं किया, सरकार के ऊपर दबाव बना के रखा, और जैसे ही 2019 के इलेक्शन आए, वो राशन वगैरह जो काटा था सारा का सारा इन्होंने वापस दिलवाया, इन्हीं अधिकारियों ने। ये जो पीतल परेड करते हैं, इन्होंने ही वो सब कुछ उनको दिलवाया। ये जवानों के लिए आज तक अगर इन्होंने काम किया होता, किसी ने भी, जो आज रिटायर्ड भी बैठे हुए हैं,
जिनके पीछे हमारे कई जवान घूमते रहते हैं, अगर इन्होंने भी कुछ दबाव उस समय बनाया होता जब सरकार में थे जवानों के लिए, इन्होंने सिर्फ उनको जो है अपना सहायक बना के रख के, और प्लाटून अपने घर के अंदर कोई दूध लाने वाला और कोई झाड़ू लगाने वाला, कोई गुड़ाई करने वाला, कोई बर्तन मांजने वाला, जवानों के वो हाल करके रखे। ये जवानों का भला कहां से करते? तो इन्होंने कभी जवानों के लिए बात की ही नहीं, हमेशा बात की तो अपने लिए कि हमारे को दे दो, जवानों को हम लपेट के रखेंगे। कारण ये है कि जो अंग्रेजों के जमाने के कानून हैं, किसी भी सरकार ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। जब देश आजाद हुआ तो जो अंग्रेजों के कानून थे वो पहला पन्ना फाड़ के फॉरवर्ड जो लिखा होता है, इंडेक्स फॉरवर्ड वगैरह, वो 4-5 पन्ने हटा के अपने नाम के 5 पन्ने ऊपर चिपकाए, पीछे जो है अपना चिपकाया पन्ना लास्ट में, और सेना का कानून तैयार हो गया। तीनों सेनाओं के लिए जो था कानून तैयार हो गया। किसी ने उसको आज तक ढंग से देखा नहीं है, क्योंकि वो कानून जो थे अंग्रेजों के थे भी, गुलाम सैनिकों के लिए थे। क्या आजादी के इतने साल, इतने 75-76 साल के बाद भी हम गुलाम सैनिक हैं? क्या हम गुलाम सैनिक हैं? इसीलिए हम लोग कहते हैं, हमने जो किया हुआ अपने एक्स सर्विसमैन, उसके अंदर जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी है हमारी, उसके अंदर हम साफ कहते हैं ऑफिसर्स आउट ऑफ बाउंड। हम नहीं आने देंगे आपको अपने अंदर, हम एक को भी नहीं आने देंगे। कहावत है, कोई अपने ऊपर ना ले, कि एक गंदी मछली पूरा तालाब खराब कर देती है। हम एक को भी नहीं आने देते। इसी के चलते हमारी बदनामी हुई इस धरने के शुरुआत में, जबकि एक लेफ्टिनेंट कर्नल है शायद TS, रोहतक वगैरह कहीं से जो नेता वगैरह हैं, उनके साला हैं कि जीजा हैं, मुझे नहीं पता, जीजा हैं शायद। तो वो आए जंतर मंतर पे, तो आके हमारा माइक लेना चाहते थे। मैं उस समय तक पहुंचा नहीं था। बहुत इंटरेस्टिंग बात है साहब, आप जानिएगा। अभी उनको वहां से हटा दिया, जो लोग वहां पे मौजूद थे। इतने में मैं पहुंच गया, तो मेरे को भी आके दबाव मेरे ऊपर बनाया गया जो दोस्तों। मैं कहा नहीं भाई, साबका का तो पहला है वो, आउट ऑफ बाउंड्स। आप नहीं बोल सकते हमारे मंच पे, हमारा माइक आपके लिए नहीं है। हमारी दरी पे आप नहीं बैठ सकते, हमारे स्टूल पे आप नहीं बैठ सकते। सॉरी, हम आपसे चंदा भी नहीं ले सकते। ले सकते क्या? हम लेंगे ही नहीं। तो मैंने कहा ऐसा है, अगर आप इनको कुछ इंटरव्यू वगैरह देना हो किसी पत्रकार को, तो जहां तक हम बैठे हुए हैं इसको छोड़ के उसके बाद सड़क है, सड़क के उस तरफ खड़े हो जाएं, वहां जाके जो भाषण देना चाहें दे लें। तो यहाँ पर हमारे जो पहले गद्दार उस समय निकले, बाद में हमारे वो अपनी गलती मान के हमारे साथ साथ भी हो लिए। वो एक तो झज्जर से था, ऑनररी कैप्टन AMC का है, दूसरा भी AMC का ऑनररी कैप्टन, जो कि एक वो कोट पैंट टाई वाला जो है, कोई सैनिक वेलफेयर न्यूज़ नाम की चलाता है। ये दोनों हमारा साबका का जो बैच है उसको अपनी छाती में लगाकर, यहाँ नहीं रखा, पास में नहीं है, अपनी छाती पर लगाकर उस कर्नल के पीछे खड़े हो गए। और YouTube वाले ने वो पूरा वीडियो बना के डाल दिया, और हमारी इतनी थू हुई। अरे भाई, आप हो चमचे यार, आप नीचे लगे हुए हो उनको, कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे हो वैसे रहो यार, लेकिन हमें क्यों बदनाम कर रहे हो? वहां पे हमारा बैच लगा के आप पहुंच गए और वहां पीछे खड़े हुए ऐसे तन के, जैसे पता नहीं वो 4 फुट 4 इंच का है कर्नल, ये दोनों 5, 9, 5, 10 वाले हैं, ये दोनों उसके पीछे खड़े हुए हैं जैसे उसके कमांडो गार्ड हों। और हमारा बैच लगा के, और पूरे देश भर के पूर्व सैनिकों ने हमें बहुत बुरा भला कहा कि साबका कहती है अधिकारियों को नहीं, इनके खुद अधिकारियों के साथ खड़े होकर ये वीडियो बना रहे हैं और उसका जो है हमको सबको सुना रहे हैं, वीडियो हम देख रहे हैं। लेकिन भाइयों ऐसा नहीं था। हम सड़क के उस पार काफी दूर बैठे हुए थे, हमें नहीं पता, कोई जाए हम किसी को रोक नहीं सकते, कोई भी पूर्व सैनिक है मुझे रोक नहीं सकते तुम ये नहीं करोगे। सब लोग वॉलंटरली आते हैं हमारे पास, वहां पे कोई जबरदस्ती नहीं लाया जाता जैसे फौज में होता कि जबरदस्ती जाना है तो जबरदस्ती काम करने, नहीं, सब वॉलंटरली आते हैं जो भी जंतर मंतर पर हमारे पास आते थे। लेकिन इन नालायकों ने जो है वहां पीछे खड़े होकर हमारी थू करवाई।
और इस सब का हमें झटका लगा। उसके बाद हमने फिर थोड़ा कड़क भी हुए, लोगों को ये परेशानियों से बचने के लिए हमने काफ़ी कदम भी उठाए। उसके बाद ऐसी कोई हरकत हुई नहीं। तो मैं बात कर रहा था कि इन अधिकारियों ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया कभी भी। इन्होंने हमारे पे कमीशन के बाद पे कमीशन के अंदर जो है हमारा स्टैंडर्ड जो है डाउन किया जवानों का। अगर मैं गलत नहीं तो एक जमाना ऐसा था कि एक नायक की बेसिक पे और एक टीजीटी टीचर की बेसिक पे बराबर होती थी। उनकी बेसिक पे जो है, अब मैं जेडब्ल्यू रिटायर्ड हूँ, नायब सूबेदार के बराबर, तो अब उनकी बेसिक पे जो है हमारे बराबर है टीचर की, और हमारा नायक वहीं का वहीं है। और एमएसपी मिलने के बाद जो है और एक ग्रेड डाउन कर दिया गया। आप ये मत समझिए कि आपको एमएसपी दूसरों से एक्स्ट्रा मिलती है, नहीं। आप अपने बराबर वालों के पास जाके अगर सिविल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से चेक करेंगे तो आप एक ग्रेड नीचे हो गए उनसे। जो आपको एमएसपी मिल रही है वो वहां पर उन्होंने बराबर कर दी, जबकि आपको एक लेवल और ऊपर का पैसा मिलना चाहिए, तनख्वाह मिलनी चाहिए थी, पे मिलनी चाहिए थी। तो इस तरीके की चीजें जो हैं की गई हमारे साथ। किसने की? पे कमीशन के अंदर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का कोई नहीं होता है, लेकिन रिकमेंडेशन सारी की सारी भी आप जो सेना में रहे हैं सब जानते हैं कि पे कमीशन सेल बनता है। फिर वो ड्रामेबाज जो हैं पे कमीशन में जो होते हैं उनको लेके आते हैं कई यूनिट्स के अंदर, और वहां पर बहुत सारे ड्रामे होते हैं। जैसे मैं एयरफोर्स में था तो वहां पे उस दिन जितने भी टेक्निकल अफसर होते थे हमारे, सारे के सारे वो डांगरी डाल के घूमना शुरू कर देते। एयरक्राफ्ट के पास एयरमैन जो होते थे, जवान जिसे कहते हैं वायु सैनिक, वो टिच जिसे कहते हैं प्रेस की हुई एकदम टर्नआउट वाली कपड़े डाल के खड़े होते थे, जिनके कि रोज वो डांगरी डाल, काली डांगरी डाल के, जो मतलब खाकी रंग की होती थी पुराने जमाने में, और वो काली हो जाती थी तेल और इन सब से, गंदी हो जाती थी एक दिन, एक हफ्ता पहनते पहनते। तो वो सब हटा के उनको एकदम प्रेस किए हुए कपड़े के जो जवान है, ये नहीं, हम लोग हैं एयरक्राफ्ट का सारा काम करते हैं। जबकि फॉर्म 700 भी देख लो तो उसके अंदर साइन एक जवान के होंगे जो एयरक्राफ्ट को क्लियर करता है, अफसर का बाद में आता है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस जेसीओ कह सकते हैं, एसएनसीओ कह सकते हैं, उसकी होती है जो साइन करता है उसके ऊपर, अफसर नहीं जाके करता, सारे काम जवान करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, आर्मी में भी ऐसा होता होगा, नेवी में भी ऐसा होता होगा। इसीलिए पे कमीशन के बाद पे कमीशन के बाद पे कमीशन के अंदर जितने भी लोग ऐसे घूमने के लिए गए यूनिट्स के अंदर, क्योंकि वहां पे खातिर की जाती है अफसर मेस में और इधर उधर, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल होटल्स में रखते हैं तो वहां भी अच्छा खाना और सब कुछ उनको मुहैया कराया जाता है। तो हमारी तनख्वाहें कम होती गई, तो किसी ने हमारा भला नहीं किया है। लेकिन इन्होंने हर इलेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ ले लिया, और ये पक्का है कि इस इलेक्शन के अंदर खत्म होते होते इलेक्शंस ये जरूर अनाउंस हो जाएगा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम अधिकारियों को एनएफयू देंगे, जो कि काटा हुआ है, नहीं दे रहे हैं। कारण है उसका, भाई हमने लेटर लिखा है इसके लिए। कारण ये है कि कोर्ट के अंदर कई जगह सेना के अधिकारी लिख के दे चुके हैं कि सेना के अंदर कोई गड़बड़ नहीं होती है, जो कि सिविल में हो सकती है। कि जो आईएएस अफसर, आईएफएस और दूसरे होते हैं, ये नेताओं के नीचे काम करते हैं, और नेता नहीं मन लगे तो उसके मन मर्जी का काम नहीं किया, गैर कानूनी करवाने की कोशिश होती है ज्यादातर। तो उसका असेसमेंट खराब कर देते हैं, पोस्टिंग पे पोस्टिंग करवा देते हैं, तो उस आदमी को एनएफयू दिया जाता है। लेकिन सेना में इन्होंने खुद लिख के हजारों बार दिया है कोर्ट के अंदर कि सेना में इस प्रकार का भेदभाव या दुर्भाव की भावना से असेसमेंट नहीं दी जाती। जब नहीं दी जाती तो जायज आदमियों को जिसको प्रमोशन मिलना चाहिए उसको प्रमोशन मिलता है। ये खुद सेना मानती है, सेना के अधिकारी मानते हैं। तो इनको एनएफयू किस बात का? जो जितना डिजर्व करता तो उसको वो मिला। ऐसा नहीं है कि किसी को जबरदस्ती ही दबा दिया गया दुर्भावना के उसमें, सेना खुद लिख के देती है। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं। ये एनएफयू भी ले जाएंगे और जवान जो हैं सिर्फ और सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। और वही मैं कह रहा था कि मोदी जी खुद को गरीब कहते हैं लेकिन बातें अमीरों की मानते हैं। ठीक बात नहीं है। भारत अभी भी डेवलप्ड नेशन नहीं है सर, हम अंडर डेवलप्ड की तरफ जा रहे हैं। 80 करोड़ भूखे हैं, जिनको आप खुद, आपकी सरकार कहती है कि 80 करोड़ लोगों को हम खाना दे रहे हैं। तो वी आर ए अंडर डेवलप्ड नेशन, नॉट ए डेवलपिंग नेशन ऑल्सो।
140 में से 50% से ज़्यादा होता है 80 करोड़। तो हमें आपको हमारे बारे में सोचना चाहिए, जवानों के बारे में सोचना चाहिए, जिनके परिवार हैं, जो इस दुनिया में इस देश की खातिर अपनी जान से की बाजी लगा के अपनी जान भी दे गए। उनके बीवी बच्चे सब हैं। खाली एक तिरंगा उनके लाश के ऊपर रखने से सम्मान नहीं होता है। उनके परिवार की देखभाल करने का जिम्मा आपका है। उनके साथ कुछ गलत ना हो, इसका जिम्मा हर नेता का है। जो भी आके सरकार बनाता है, सरकार में बैठता है, वो चाहे किसी पार्टी का हो। क्योंकि हमको लोग कहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ, नहीं, हमने कभी बीजेपी को कुछ उल्टा सीधा नहीं कहा। हम हमेशा सरकार की बात करते हैं, सरकार से बात करने की बात करते हैं। हम नेताओं से बात करने की बात नहीं करते हैं। अगर हम राजनाथ सिंह जी का नाम लेते हैं तो हम रक्षा मंत्री से बात कहते हैं कि हम रक्षा मंत्री से मिलने गए थे, किसी बीजेपी के नेता राजनाथ सिंह से नहीं। और हमारी बातचीत भी हमेशा हमारे ही मैटर्स के ऊपर होती है। कोई पर्सनल रिश्तेदारी की कि मैं लखनऊ से हूँ, आप भी लखनऊ से हो, आप कहाँ से हो, मैं मेमोरा से हूँ, आप कहाँ से हो, तो वो सब नहीं होता वहाँ पर। तो आप सब लोगों को मेरा यही कहना है कि अब जो है, जो हो चुका सो हो चुका। जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे हम फिर से अपने इस धरने को रिवाइव करेंगे और इसी जंतर मंतर के ऊपर आशा करते हैं कि जो भी अगली सरकार आएगी वो इतनी दमनकारी नहीं होगी कि इलेक्शन से पहले 15 जनवरी के बाद से जो है आज तक इन्होंने वहां पर कुछ भी होने नहीं दिया। बीच में 2-4 दिन के लिए हुआ, जहां बहाना मिला, थोड़ा सा बहाना मिला, वहीं पर इस सरकार ने जंतर मंतर को बंद कर दिया सबके लिए। लेकिन हम लोग गए, आज भी गए थे, आज भी हुआ है। हमारा रिपोर्टिंग मैंने भेज दिया, 390 दिन का बना के डाल दिया है साबका न्यूज़ चैनल पे अपने, और सब देख रहे हैं लोग। तो ये सब चीज़ें होती हमने की हैं, हम कर रहे हैं, करते रहेंगे। 3 मार्च को भी हमने कहा, जो कहा वो किया, करके दिखाया, आगे भी करेंगे, इलेक्शन के बाद फिर करेंगे। लेकिन इलेक्शन के पीरियड में मैं हाथ जोड़ के आप सबसे विनती करता हूँ, सबसे पहली तो ये कि पूर्व सैनिक जहाँ भी खड़े हों उनके सपोर्ट जरूर करें, और जहाँ भी वोट देनी हो तो पार्टी ना देखें, प्लीज़ पार्टी ना देखें, आप बंदा देखें जो काम कर सकता है। दूसरों को बोलिए कि अगर आपको अपना भला चाहिए तो अपने इलाके के जिस बंदे को आप चुन के भेजते हो, चाहे वो विधानसभा में हो या लोकसभा में हो, उस आदमी को भेजिए जो आपकी बात रख सके। वहाँ बैठ के सोने के लिए या नहीं, इस ऐसे आदमियों को मत भेजिए जो पता लगा कभी रेप कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, वो इन्हीं कामों में, मतलब जो काम उन्हें करना चाहिए उसके अलावा बाकी सब काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चुन के मत भेजिए। जो हाँ में हाँ मिलाने वाले हों सिर्फ, और अपनी बात ही ना रख सकें, अपने इलाके के लोगों की बात ना रख सकें कहीं मंच के ऊपर, कहीं ऊपर, तो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए अपने प्रधान और अपने जनरल सेक्रेटरी के नाम की घोषणा हमने बहुत पहले ही कर दी थी, और उसका कारण ये था कि हम सरकार को बताना चाहते थे कि इलेक्शन के आचार संहिता शुरू होने से पहले आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं तो ले लें, अन्यथा हम ये करेंगे। और जैसा कि सरकार ने अभी तक पिछले 10 सालों में अपना नज़रिया रखा है कि जो भी लोग जिन्होंने भी उग्र प्रदर्शन किए हैं, कहीं कुछ, तो फटाफट उनकी बात मान जाते हैं। हम सैनिक हैं, हम उग्र प्रदर्शन भी करते हैं तो उसके अंदर भी अपनी सीमाओं को बांध कर चलते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता। जो सिविलियन पब्लिक है वो इस बाउंड्स में नहीं रहती है। वो जब छूट जाते हैं, एक बार ओके मिल गया तो वो सब फैल जाते हैं और कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि हम पहले कहते हैं कि देश के अंदर जो भी संपत्ति है सरकार की, वो हमारे ही पैसे से बनेगी। हमारे देश के हर नागरिक का उसके अंदर सहयोग है, क्योंकि सब टैक्स भरते हैं। खाली इनकम टैक्स भरना ही एक टैक्स नहीं है। आप साबुन खरीदते हैं, टूथब्रश खरीदते हैं, और तो और जब आप पैदा होते हैं और जब आप मरने के बाद भी, पैदा होने से पहले भी और मरने के बाद भी टैक्स पे करके ही सब चीज़ें होती हैं। कोई भी बिना टैक्स के नहीं है।
वो एक हमारा, क्योंकि सरकार चलनी है, देश की देखभाल करनी है। अब सब बात आती है कि हम लोग ऐसा इतना टाइम क्यों लगा हम लोगों को, तो इसके अंदर हमारा तो काम बहुत पहले हो जाना था, मगर 23 जुलाई को 2023 को सब लोगों ने बहुत सहयोग किया। कितने लाखों रुपया लोगों ने खर्च किया है 23 जुलाई को। अगर जो लाख के करीब बंदा आया है, दूर दूर से आया है, कोई भी ऐसा नहीं है कि 10 रुपए की टिकट लेके दिल्ली से आया। दिल्ली वाले तो मैं कहूँगा उसमें 10-20 ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे दिल्ली वाले। सभी लोग जो आए थे बाहर से आए थे, दूर दूर से आए थे, क्योंकि दिल्ली वाले राजधानी के हैं, उनका थोड़ा नेचर अलग है। वो सिर्फ अपने घर में ही बैठ के टीवी के सामने और मोबाइल के ऊपर ही धरना प्रदर्शन और रेल रोको सब कर लेते हैं वो लोग, इससे ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं। वो जितना मर्जी कह लो, मीटिंग में उनके नेता जरूर आ जाएंगे, बढ़ चढ़ कर बोलेंगे 2 लाख ले आऊँगा, 3 लाख ले आऊँगा। कई एसोसिएशंस उनके पीछे लग के उन्होंने उनको पद भी दिए, मगर पहुंचे 10, वही 2, 4, 10 जो नेता हैं वही पहुंचते हैं, उनके साथ कोई भी नहीं आता, क्योंकि सब सिंगल, क्या कहते हैं, 1 मैन आर्मी है। ये सब तो ठीक है साहब, लेकिन अब जब हम लोग इलेक्शन मोड में जाएंगे, हमें आप लोगों की सहायता की बहुत जरूरत पड़ेगी। जो लखनऊ में हमारे साथी रहते हैं या जो वाराणसी में हमारे साथी रहते हैं, भाइयों, पार्टी लाइन से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। अगर आप पूर्व सैनिकों की बात करते हैं, पूर्व सैनिकों के बारे में आप बात करना चाहते हैं, तो आपको पार्टी लाइन से ऊपर उठना पड़ेगा, जो कि हम शुरू से सबको कहते आए हैं कि जहां जवानों की बात है वहां पे पार्टी की बात नहीं। क्योंकि मैं किसी एक पार्टी को सपोर्ट करता हूं, इसलिए मैंने कहा कि अब जो है, जब ये हम इलेक्शन मोड में आ जाएंगे तो हम हो सकता है किसी पार्टी को सपोर्ट करें। मैं नोटा वाला हूं, सच बोलूं तो मैं नोटा वाला हूं, मैं वोट नहीं डालता हूं ज्यादातर। जब भी मौका लगता है तो नोटा पर ही करके आता हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि अपनी अपनी थिंकिंग है। इसका मैं आपको अपनी थिंकिंग बता के आपके ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहूंगा, और ना ही उसको मैं बताना भी चाहता हूं क्यों। तो आप लोगों के सहयोग की बहुत जरूरत पड़ेगी। पार्टी लाइन से ऊपर उठिए, जवानों की मदद कीजिए, जवानों को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। भला जवानों का होगा, क्योंकि खाली वाराणसी में ही पूर्व सैनिक नहीं रहते हैं, पूरे देश में रहते हैं। वो सभी देशवासी, देश के पूर्व सैनिकों से जो भी टाइम स्पेयर कर सकते हैं, जिस समय भी। मैं तो चाहता हूं कि कल जब ये इलेक्शन कमीशन वाले अनाउंसमेंट करें तो वाराणसी और लखनऊ की डेट्स अलग अलग दिन हो, सेम डे ना हो, ताकि जैसे वो उनको पैरामिलिट्री इधर से उधर शिफ्ट करनी पड़ती है, हमारे पास इतनी मैन पावर होगी नहीं, ना ही हमारे पास ऐसे कोई बहुत बड़े पैसा या कुछ है कि हम इतना फास्ट मूवमेंट लोगों का करवा सकें या कर सकें। तो इसलिए अगर अलग अलग डेट्स होंगी तो हमारे लिए बहुत फायदा होगा, हम बंट के काम नहीं कर पाएंगे इतना ज़्यादा। तो लोकल जो भी हैं उनकी सपोर्ट की जरूरत है, आगे आइए। हरपाल सिंह जी का नंबर हर जगह आपको मिलेगा, उनसे बात कीजिए। प्रगट सिंह जी से बात कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, कपिल से बात कर सकते हैं, हम सब लोग हैं, गोपाल जी हैं, हम लोग सब इसके अंदर लगेंगे। क्योंकि फौजी जो है सिर्फ फर्स्ट पोजीशन के लिए दौड़ता है, वो होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो सिर्फ सीढ़ी है सेकंड और थर्ड। तो थर्ड सेकंड चढ़ना फर्स्ट के ऊपर ही है। जब एक बार कफन बांध लिया तो बांध लिया, और जीत के ही आना है, लड़ाई जीत की होगी। और इस बार हमने सोच लिया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे बाद आदमी हम खड़े करके रखेंगे, चाहे वो पंजाब में, क्योंकि पंजाब से आ रहे हैं, दोनों तरन तारण से हैं पंजाब से, तो तरन तारण में तो काफ़ी लोगों को हम स्टैंड बाई पर रखेंगे कि वहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट्स किसी से भी साइन करके चाहिए, कुछ भी चाहिए, फास्टेस्ट मोड क्या है, हर चीज़ रेडी रखी जाएगी। चाहे अपनी कारें निकालनी पड़े, लोगों को कुछ करना पड़े, सब तैयार हैं। जल्दी से जल्दी जहाँ से बाई एयर जा सकते हैं, जो भी होगा वो सब किया जाएगा। चाहे जितना हमें रोकने की कोशिश करें, हम नहीं रुकेंगे और हम पहुंचेंगे समय पर। वो जो तेज बहादुर के साथ हुआ वो नहीं होगा। और ये जवान कोई कोर्ट मार्शल नहीं है, याद रखिएगा इनको। आप कहीं किसी ऐसी चीज़ों में नहीं फंसा सकते कि आप समय निकाल लें। और हम ऐसी कोशिश करेंगे कि हम आखिरी दिन तक इंतज़ार ना करें, जल्दी से जल्दी अपना नाम दें। मैं थोड़ा तेज तेज बोल रहा हूँ, मेरे को आदत नहीं है ऐसा तेज तेज बोलने की, मगर समय बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, उसके लिए भी तो आप लोगों से बहुत कुछ रहेगा। भाइयों, ये हमारा धरना जो है बहुत जल्दी हमारा ख़त्म हो जाना चाहिए था, मगर वही है ना कि जब कह के तो आए
कि हम जवानों के लिए लड़ने के लिए आ रहे हैं। जब देखा कि पूरे जवानों का ताज सर पे आ गया तो पॉलिटिक्स दिमाग में घुस गई, जवान पीछे रह गए। जिन्होंने ताज सिर पे बैठाया जवानों ने, राठौड़ उसी को भूल गया और पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ चला। और अब तो उसने खुद बोल भी दिया कि मेरे जो हैं 3-4 मीटिंग उसकी हुई हैं सरकार के साथ बैकडोर से, जिसका कि मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ फेडरेशन का, मुझे तक नहीं पता वो किससे जाके क्या बात करके आया क्या नहीं। हाँ, इतना जरूर उसने मुझे कहा वो राजस्थान में भवानी सिंह कोई है उसकी गोद में बैठता था, उसकी गोद में बैठा रहता था, वहाँ उछलता था उसके ऊपर। अरे भाई, जवान हैं, उनकी गोद में बैठो, तुम्हें ज़्यादा मज़े आएंगे अधिकारियों की गोद में बैठने की बजाय। तो बाकी के उनके साथ में थे, मैं जरूर नाम लूंगा उन लोगों के, तो आपको पता लगेगा। अर्जुन सिंह सूबेदार हैं, रिटायर्ड आर्मी से। उसके बाद नंबर 2 जो हमारे ट्रेजरर था वो है वारंट ऑफिसर पीके सैनी, एयरफोर्स का। उसके बाद एक और हमारा फाउंडर मेंबर है राजदीप, सीपीओ राजदीप। वो जो है श्रीमान, वो हैं नेवी से रिटायर्ड और क्लास 1 गेस्टेड अफसर है। गद्दारी करके भागा क्योंकि सरकार की तरफ से उसके ऊपर दबाव आ गया था कि उसकी पोस्टिंग कर दी जाएगी दिल्ली से बाहर। और उसने इसके अंदर मिलके कैप्टन, क्या नाम है उसका, ऑनरेरी कैप्टन लोकी अंदर सिंह, ऑनरेरी कैप्टन लोकी अंदर सिंह, जो वो वेलफेयर न्यूज वगैरह क्या है, कोट पैंट टाई मास्टर, इन दोनों ने मिलके सारा का सारा ये प्लान बनाया, रचा, जो उसके ऊपर सरकार की तरफ से दबाव था उससे बचने के लिए किया या नहीं किया। और पहली चीज थी पॉलिटिक्स राठौड़ की। इन सब ने मिलके जो है पूरी की पूरी फेडरेशन को हाईजैक कर दिया सिर्फ एक दिन के लिए। वो थी 23 जुलाई 2023। नहीं तो उसी दिन धरना खत्म हो जाना था। प्रधानमंत्री महोदय खुद आपसे आके मिलते, हमसे नहीं, आपसे आके मिलते, आपसे बात करते। हर जगह जाके जो है OROP का पाठ नहीं पढ़ाते जनता को, सिविल पब्लिक को जाके पाठ पढ़ा रहे हैं। हर गली कूचे में जाके बोल रहे हैं यहाँ पे 500 करोड़ दिए हैं, यहाँ 1600 करोड़ दिए हैं, यहाँ 5000 करोड़ दिए हैं, राजस्थान में इतने दिए हैं, पोखरण में इतने करोड़ का बम फोड़ दिया। वो हर जगह जाके कर रहे हैं। उनको इसकी जरूरत नहीं पड़ती, वो आपसे आके मिलते और हर चीज पूरी हो जाती। उन्हें किस लिए जाके बता रहे हैं सिविल में, जम्मू के अंदर जाके सिविल की पब्लिक को क्यों बता रहे हैं ORP में क्या दिया? इसका मतलब उन्हें बरगलाया जा रहा है, उन्हें सच से दूर रखा जा रहा है। उन्हें अपनी बात बताना चाहते हैं कि मैंने इतने 1000 करोड़ दिए। इनसे कहो कि सफेद व्हाइट पेपर लेके आए ना, हमें बताएं उसके अंदर के अधिकारियों को कितने % गया और जवानों को कितने % गया, जबकि 3% अधिकारी हैं और 97% जवान हैं। अब बताइए पैसा किसके पास, किसको दिया आपने? अगर आपने अधिकारी को दिया तो आपका डिसीजन वो गलत था, जो कि आपने कोश्यारी कमेटी और जितनी भी कमेटियां थी सबको आपने धता दिखाई और सबको साइड करके और आपने दे दिया हजारों करोड़। अब लाखों में बोलेंगे, इलेक्शन आते आते अब आप बोलेंगे 1 लाख करोड़ दे दिया। तो इन लाख करोड़ में से आपने कम से कम जो 70,000 करोड़ जो है अधिकारियों को दिया है और उसी के कारण ये सारा का सारा मसला फंसा हुआ है। अब आप उनको NFU भी देंगे, उनके लिए ही काफी कलम चलती है। छोड़िए भाइयों, इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस करना ठीक नहीं है, इमोशनल हो गया था, आई एम सॉरी। तो भाई लोगों, आप लोगों को जवानों के लिए अगर आप लड़ना चाहते हैं, जवानों का साथ देना चाहते हैं, जवानों की मांगों को मनवाना चाहते हैं, अपने उन जवानों को जरूर याद करना जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने इस देश की खातिर अपनी जान दी है। उनके लिए आगे आइए, आगे बढ़िए और जवानों की मदद के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलें। और हमारी जीत होगी, ये सरकार हो या अगली सरकार हो। लंबा होता है। जो आज़ादी की पहली लड़ाई थी 1857 गिनी जाती है, 1947 में मिली है। आप खुद समझदार हैं। हो सकता है हमारी जंग लंबी हो, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मंच तो तैयार हो जाएगा, जिसे कि इन नालायकों ने, गद्दारों ने, एक भूदेव वैष्णव भी हैं, एक एयरफोर्स का है, एक एयरफोर्स का अशोक यादव है रेवाड़ी से, वो भी एयरफोर्स का है, सार्जेंट रिटायर्ड।
क्या बताऊं, शर्म आती है। मैं खुद एयरफोर्स का JW हूं और मुझे इनके नाम लेते हुए शर्म आ रही है और घिन आ रही है अपने आप से कि ये लोग मेरी सर्विस के हैं। इन्होंने जवानों की पीठ में छुरे भोंके हैं, खंजर भोंके हैं इन लोगों ने। फिर इमोशनल हो रहे। जय हिंद भाइयों, सभी साथियों को, माताओं बहनों को नमस्कार, बाकी सबको जय हिंद।